ए मिस्टर ड्राइवर प्लस बॉडीगार्ड, कहाँ हो तुम? मुझे अभी और इसी वक्त बाहर घूमने जाना है। वो बोली तो उसने टाइम देखा, जहाँ रात के 8 बज रहे थे। मुझे लगता है कि आपका दिमाग खराब है मोहतरमा। आपके पीछे दुश्मन लगे हुए हैं और आपको घूमने जाना है। चुपचाप जाकर आराम कीजिए। वो बोला, तुमसे मैंने मशवरा नहीं मांगा, ये मेरा ऑर्डर है। अभी और इसी वक्त मुझे आकर पिक कर, और मुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। वो दंग कर बोली तो एएम ने अपने अंदर से उठते गुस्से को मुश्किल कंट्रोल किया। अपने कॉल करते ही वो उठकर खड़ा हो गया। आज से कुछ दिन पहले कमिश्नर साहब के कहने पर वो इस लड़की का बॉडीगार्ड बना था। वो ये सब करना नहीं चाहता था, मगर उसने अपने बाबा के कहने पर ये करने का सोचा, और अब दिल ही दिल में पछता रहा था, क्योंकि वो उसे जलील करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। कुछ देर के बाद वो कमिश्नर साहब के घर भी मौजूद था। वो नक्सत से तैयार नीचे आई। ब्लैक कलर के स्लीवलेस गाउन में उसकी धोतिया शेड्यूल बाजू झलक रहे थे, और वो उस पांव तक आती मैक्सी में गजब डाल रही थी, और मबहूत सा उसे देखे गया। चले, वो अब पास आकर बोली तो गहरा सांस भरता उठ खड़ा हुआ। फिर उसको लेकर एक रेस्टोरेंट में आया और उसके साथ अंदर दाखिल हुआ तो सब लड़कियां उसकी जाने पड़ी। अरे ये कौन है? कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? कुछ भी बोलने से पहले ना सोच लिया करो। ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा मुलाजिम है, ड्राइवर प्लस बॉडीगार्ड। और तुम मामूली सी ड्राइवर को मेरा बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो? वो गुस्से से तिल मिला उठी और फिर तेजी से आगे बढ़ने ही लगी थी कि उसके गाउन में पांव उलझा, और इससे पहले कि वो गिरती, एएम उसे जल्दी से थाम गया। हाउ डेयर यू टू टच मी? उसकी बाहों से निकलते उसे धक्का देते हुए बोली, दिमाग खराब हो गया आपका। गिरने वाली थी, मैंने सिर्फ आपको गिरने से बचाया है। वो नागवारी से बोला, तुम मुझे थामते, इससे बेहतर मेरा गिरना था। मेरे बदन को हाथ लगाने की किसी को इजाजत नहीं है। मुझे सिर्फ वही छू सकता है जिसे मैं इजाजत दूं। वो कहते हुए आगे बढ़ गई। फिर कुछ देर के बाद वो नशे में तो किसी लड़के की बाहों में खड़ी उसके जब्त को आजमा रही थी, और वो मुट्ठियां बींचे खड़ा था। फिर उसी वक्त झूमर गिरने लगा, मगर एएम ने उस झूमर के साथ लगी जंजीर को एकदम से पकड़ लिया, और झूमर एन उसके सर के पास आकर रुक गया। वो लड़का जल्दी से रोमा को छोड़कर पीछे हट गया। रोहिमा ने सर उठाकर उस झूमर को देखा और लड़खड़ाते हुए आहिस्ता से पीछे हुई। तो हम वर्कर्स ने जल्दी से उसके झूमर को उतारा। रोहिमा, ठीक है आप? वो पास जाकर बोला तो बन जाती आंखों खोलने लगी, मगर उसका सोया हुआ दिमाग जैसे जाग गया और बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गई। वो गहरा सांस भरता उसे अपनी बाहों में उठाए बाहर की जाने बढ़ गया। गाड़ी की सीट पर बिठाकर वो अपनी साइड पर आया और उसका बेल्ट बांधता हुआ वो गाड़ी स्टार्ट करता घर पहुंचा, और उसे यूं ही गोद में उठाए अंदर दाखिल हुआ तो कमिश्नर खावर लाउंज में ही बेचैनी से टहल रहे थे। कहाँ चले गए थे इसको लेकर? वो झिंझलाए हुए अंदाज से बोले थे, किसी पार्टी में जाना था मोहतरमा को, उधर ही लेकर गया था, और वहां पर अच्छी खासी चढ़ा ली है इन्होंने। वो तलख लहजे में बोला। उसके बाप का 8 बार फोन आ चुका था। वो बार बार कह रहा है कि मेरी बेटी से बात करा, और मैंने कहा कि वो बाहर गई है, और तब से वो पागल हो चुका है। इतनी उसने मुझे बातें सुनाई है। उसको लेकर जाने से पहले कम से कम मुझसे तो पूछ लेते। वो तब कर बोले, आपसे पूछने से क्या होता है? आप जानते हैं ना कितनी जिद्दी है, अपनी बात को मनवा कर ही रहती है। रुकना तो उसने फिर भी नहीं था। कोई बात नहीं, आप उसके वालिद साहब को कहें कि टेंशन मत ले, जब तक मैं उसके साथ हूँ। वो बोला, हाँ तुम्हारे होते होते तो कोई टेंशन ही नहीं होती, लेकिन हमें पता नहीं था ना कि तुम उसके साथ हो कि नहीं। हाय, लड़की बहुत खतरनाक चीज है। ये ना हो कि किसी दिन अकेले घर से निकल जाए, और ऐसा ये कर चुकी है पहले भी। पता नहीं इसको डर नहीं लगता इन हमलों से। इसकी जगह कोई और लड़की होती ना, तो अब तक घर में दुबक कर बैठी होती और बाहर जाने का सोचती भी नहीं। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है। कमिश्नर खावर उकताई हुए लहजे में बोले, फिक्र मत कीजिए, आहिस्ते आहिस्ते सुधर जाएगी। आपको तो पता है मैंने इसे सुधारने का बेड़ा उठा रखा है, और बिल्कुल भी आप फिक्र मत कीजिएगा, ये बहुत जल्द सुधर जाएगी। वो बोलता उसे लेकर कमरे में आया और उसे बेड पर लिटाते मुड़ने लगा, तो उसका हाथ पकड़कर खुमार उलूद आंखों से उसकी तरफ दिखने लगी। कैसे हैं आप? वो उसके करीब बैठते हुए बोला तो वो उठकर बैठी और उसके गले लगती, उसे साकित करके। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुमसे मेरा कोई रिश्ता है, कोई दिल का रिश्ता, बहुत करीब। उसके गले लगे खोए खोए लहजे में बोलती। उसकी धड़कन बढ़ा गई थी। वो इसे आहिस्ता से अलग करने लगा, मगर उसके गिर्द बाहों का घेरा तंग कर गई। वो लब भींच कर रह गया। फिर उसने
खड़ी हथेली का वार किया और वो हल्की सी चीख मारती बेहोश हो गई। एएम ने उसे आहिस्ता से लुटाया और उस पर कंफर्टर उड़ाकर उसके करीब आकर उसके माथे पर लपट दिए और फिर वापस पलटकर तेजी से वहां से निकलता चला गया। कुछ देर के बाद जीप एक घर के सामने रुकी और वो दबे पांव अंदर दाखिल हुआ तो सोफे पर बैठे अपने बाबा को देखकर थम गया। वो गहरा सांस भरता उनके पास आया और सलाम किया। ये घर आने का कौन सा वक्त है? टाइम देखा है तुमने? वो अपनी ऐनक उतारते संजीदगी से देखते हुए बोले, सॉरी बाबा, आपकी बहू को उसकी बेस्ट फ्रेंड की पार्टी में जाना था और वहां जाकर उसने जो कुछ कर दिया ना, उसके बाद से दिमाग मेरा घूम चुका है। मुझे यकीन नहीं आता कि वो इस सैयद शादी है इस कदर बिगड़ी हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि मॉडर्न है बट वो कुछ और ही बनी हुई है। वो 8 साल रोहिमा बिल्कुल भी नहीं है जिसको हम 15 साल पहले जानते थे। वो तो सैयद हारून की कॉपी है, वैसी ही मगरूर बदतमीज बदलिहाज। वो तला खैचे में बोलता जा रहा था कि मामून शाह के तनबीह नकारे से वो रुक गया। सच्ची बात ही तो कर रहा हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हैं कि वो अपनी बेटी से किस कदर मोहब्बत करते थे शुरू से ही और उसकी ख्वाहिश को पूरा करते थे। जो शख्स किसी के सामने झुक नहीं सकता तो अपनी बेटी के लिए झुक जाया करता था। और बरसों पहले जो हम लोगों ने फैसला लिया उसकी वजह भी यही थी कि अपनी बेटी को किसी और के साथ खूबसूरत होता नहीं देख सकते थे। मगर अफसोस का मुकाम तो ये है कि उन्होंने एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर दिया। महमूद शाह का लहजा पीका हुआ था। अच्छा आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, वो कहता हुआ उठा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। मगर जहन उसका माजी में घूम रहा था। उनके बड़े भाई आगा हारून शाह की शादी अपनी जात की लड़की मैमूना से हुई थी जिनसे उनकी 4 औलादें थी, 3 बेटे और 1 बेटी। पहली बेटी थी वो शाह वली की, तो जैसे सबकी खुशियों से झूम उठे थे। और इन्हीं दिनों दूसरे बेटे आगा हारून शाह कर आए तो बुरके में लिपटी एक लड़की उनके साथ थी। फातिमा नाम था और साथ मामून शाह का इकलौता बेटा आरिफ शाह था जो कि 7 साल का था। जामिन शाह ने तो पहले ने कबूल नहीं किया मगर फिर फातिमा की अच्छाइयों के मुहतरफ होकर उन्हें कबूल कर गए और आरिफ शाह हर वक्त नन्ही सी रोहिमा के साथ रहता था। वो जब 3 साल की हुई तो मामून और फातिमा के यहाँ भी बेटी हुई और हवेली के बशिंदे तो एक और बेटी पाकर खुशी से फूले ना समा रहे थे। वक्त गुजरता जा रहा था। आरिफ की जान बसती थी रोहिमा और जनिया में और रोहिमा तो हर वक्त उसके पीछे पीछे ही लगी रहती थी। जब रोहिमा 6 साल और आरिफ 13 साल का हुआ तो जामिन शाह ने उनका निकाह का फैसला किया और हारून शाह बहुत खुश थे। यूं जामिन शाह के कहने पर उन दोनों का निकाह हो गया। 6 साल रोहिमा को तो इस बात की समझ ही न आई मगर आरिफ 13 साल का था, उसे कुछ कुछ समझ थी, इसलिए अपने निकाह के बाद वो रोहिमा से झिझकने लगा था। चंद दिन के बाद जामिन शाह का इंतकाल हो गया। उनके निकाह को 1 साल हुआ तो एक दिन हारून शाह शहर से आए और आते ही मैमून शाह को बेदर्दी से मारने लगे और मैमूना ने बामुश्किल काबू किया। क्या हो गया आपको? अपने भाई को क्यों मार रहे हैं? मैमूना ने तेज लहजे में कहा, ये मेरा भाई तो क्या, मेरा कुछ भी नहीं लगता। अभी और इसी वक्त यहाँ से लेकर अपने बीवी बच्चों को दफा हो जाओ। वो चीखे, क्या बात कर रहे हो आप बाबा इस खानदान को जोड़ना चाहते थे और आप इस खानदान को तोड़ रहे हैं और अब बोल रहे हैं कि आरिफ आप हमारा दामाद है। मैमूना बोली, कुछ नहीं लगता ये हमारा, ये गंदा खून है। इसके खून में सैयदजादों का खून तो है मगर इसमें मिलावट है। इस लड़की के अंदर एक तवाइफ का खून है। वो चीखी तो मामून शाह ने कर्ब से आंखें मिच ली और मैमूना ने बेयकीनी से फातिमा को देखा। हल्ला मैं मर गई, हमारा घर तो नापाक हो गया होगा। मैमूना सर पीट कर बोली, अरे पता नहीं ये लड़का इसका खुद का खून है भी या नहीं। इस औरत ने किसी और का। बस भाई बस, आप मेरी बीवी तो पर तोहमत नहीं लगा रहे सकते। मेरी बीवी को आज तक मेरे अलावा किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। वो बिलाशुबा एक तवाइफ से थी, उसकी माँ तवाइफ थी मगर उसकी माँ ने कभी भी उसे किसी मर्द के सामने पेश नहीं किया। और मैंने इत्तफाकन उसकी कोठे पर गया तो उसने वहां एक लड़की को नमाज पढ़ते मैंने देखा तो मैं हैरान रह गया। उसकी इल्तजा करने पर उसने निकाह कर लिया ताकि कोई पकीज़ा लड़की किसी गैर की निगाहों का मरकज ना बने। मैंने तो नेकी की और हम सैयदजादे हैं, हमें तो ये नेकियां करनी चाहिए ना। हम पे फर्ज बनता है कि अगर कोई हमसे मदद मांग रहा है तो उसकी मदद करें। मैंने सिर्फ वही किया। हाँ मेरी गलती ये है कि मैंने आप लोगों से छुपाया और फातिमा को एक सैयदजादी बनाया, लेकिन इसमें झूठ भी क्या है, वो मेरे नाम के साथ मुंसलिक होकर सैयदजादी ही है बस। महमूद शाह चीख उठे,
तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन अब तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दफा हो जाओ यहाँ से। हारून शाह ने तनफ्फुर भरे लहजे में कहा, और फिर उनको हवेली से निकाल दिया गया। बेसरो सामान मामून शाह उन्हें लेकर शहर आ गए। उन्होंने बहुत मुसीबतें देखी, मगर फातिमा मेमून का हौसला बनी रही। 10 साल गुजर चुके थे। अब वो एक छोटी सी दुकान किराए पर लेकर उसमें नाश्ता, लंच और डिनर रखने लगे। वो ढाबा रुमा होटल बन चुका था, जहाँ पर बड़े मुनासिब रेट पर खाना खा लेते थे। और अगर किसी के पास पैसे नहीं भी होते तो मेमून शाह उन्हें भूखा नहीं लुटाते थे। इन सब के दौरान आरिफ कमांडर की तरबियत लेने लगा। फिर वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करके एसीपी बना और इसे सरकारी गाड़ी और घर मिला, जहाँ पर वो सब लोग रहने लगे। और ये सब फातिमा का हौसला था, जो मुश्किल वक्त में अपने शोहर के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही और उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया और अपने बेटे को इस काबिल बना के कि उसे जाते ही एक आला ओहदा मिल गया। उसके वालिद मेमून आज भी फातिमा मेमूना मेमून शाह के दीवाने थे, और उसकी बहन जैनिया अब यूनिवर्सिटी जाने लगी थी। और इसी दौरान जब कमिश्नर अंकल से उसे पता चला कि आगा हारून को अपनी बेटी के लिए एक बॉडीगार्ड चाहिए, तो मेमून के कहने पर इस बात पर राजी हो गया। वो माजी से हॉल में वापस आया और फिर सोने के लिए लेट गया। अगले दिन रोहिमा को लेकर वो यूनिवर्सिटी के लिए निकला। फिर वहां से जब वो फारिग हुई तो उसे घर पहुंचाने के लिए गाड़ी को मोड़ा, तो रोहिमा ने उसे शॉपिंग मॉल जाने के लिए कहा। शॉपिंग मॉल क्या करने जाना है आपने? उसने हिचकिचाते हुए सवाल पूछा, तो इसे इंतहाई तीखी निगाहों से देखने लगी। तुमसे इससे मतलब? अपने काम से काम रखो मिस्टर बॉडीगार्ड। तुम्हारा काम सिर्फ मेरी हिफाजत करना है, और वो तुम करो। तुम मुझसे ये नहीं पूछ सकते कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ। वो तंग कर बोलती बाहर देखने लगी, और वो मिरर से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, जहां पर दुनिया जहान की बेजारी थी। न जाने वो ऐसी क्यों बनी थी। हालांकि बचपन में वो बहुत सॉफ्ट नेचर की और प्यारी लड़की थी। कभी किसी के साथ बदतमीजी करते उसने कभी उसे नहीं देखा था। हमेशा नरमी और मोहब्बत से ही बात करती थी। आप आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे ये देख रहे हैं कि आप आज से पहले कोई हसीन लड़की देखी नहीं है क्या? वो गुस्से से बोली तो सटपटा कर नजरें फेर गया। फिर उसे लेकर शॉपिंग मॉल पहुंचा, और वो नाक तक बढ़ चुका था, मगर उसकी शॉपिंग मुकम्मल नहीं हो रही थी। फिर वो वापसी के लिए निकले, तो घर पहुंचते ही वो निकलने से पहले बोली, कल मुझे जल्दी यूनिवर्सिटी जाना है, क्योंकि हमारा ट्रिप जा रहा है चित्राल में। और अगले 3 दिन तक तुम मौजे करना। ना तुम्हें मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी और ना ही मुझे तुम्हारी। उसकी बात पर चौंकी कि आपने अपने वालिद साहब से पूछ लिया है? वो बोला, नहीं पूछा, और अगर तुम और कमिश्नर अंकल ने किसी को कुछ बताया तो मैं खुद की जान ले लूंगी। वो जिद्दी लहजे में बोली तो आरिफ ने जोर से लपटी जुड़े, खुद की जान के साथ ऐसा जुल्म क्यों कर रही हैं? आखिर आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? वो इंतहाई गुस्से में बोला, तुम मेरे बारे में इतनी टेंशन क्यों लेते हो? लगते क्या हो तुम मेरे? वो दिल मिला उठी तो नाकवारी से उसे देखने लगा। मैं निकलने से पहले फिर भी तुम्हें बता रही, अगर ये बात मेरे बाबा तक पहुंची तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी, क्योंकि बाहर से ज्यादा मुझे खुद से खुद को खतरा है। और सच लहजे में बोलती गाड़ी से निकल गई। वो अपना माथा मसलते गहरी सोच में डूब गया। फिर अगले दिन वो उसे लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचा, और जब वो ट्रिप के साथ वो जाने लगा तो सबने मुखालफत की, और उसे कोई भी साथ लेकर नहीं जाना चाहता था। नतीजतन उसे किसी और बस में आने का कहा गया, और सरकारी गाड़ी इतनी दूर से लेकर नहीं जा सकता था। उसे वहां अकेले जाने नहीं दे सकता था। फिर वो चुपके से गाड़ी की छत पर लेट गया, और पूरा रास्ता वो यूं ही रहा। और गाड़ी रात को एक जगह रोक दी गई, और सब लोग वहीं कैंपिंग करने लगे। और वो भी उतर कर नीचे आया तो सब चौंक गए, और उसे खून अशाम निगाहों से देखती वो अपने टेंट पे चली गई। और रात का खाना खाने के बाद वो वहां से निकलती जंगल के अंदरूनी हिस्से में पहुंच चुकी थी। और जब वो वापस पलटने लगी तो उसे एहसास हुआ कि वो बहुत दूर निकल आई है। वो परेशान सी होकर इधर उधर देखते रही कि अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई थी। ए मिस्टर गार्ड, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक भी पहुंच गए? वो झिंझिलाकर बहुत ही पीछे मुड़ी तो पीछे 3 आदमी खड़े थे। उसके अंदर खौफ की एक तेज लहर दौड़ गई। उनकी बेबाक निगाहों से वो घबरा कर पीछे हुई, तो वो आदमी उसकी तरफ होने लगे। वो तेजी से एक साइड पर भागने लगी। मिस्टर गार्ड, वो हलक के बल चिल्लाने लगी। और फिर वो आदमी उसके सर पर पहुंचते उसे पीछे से पकड़े, उसकी जैकेट को खींचकर उतारते, उस जैकेट को जमीन पर फेंकते, उस पर अल्कोहल छिड़क कर आग लगाते, और रोहिमा उसे जमीन पर गिराते उन्हें काबू कर चुके थे। बेबसी के एहसास से वो चीखना चिल्लाना चाह रही थी, मगर दूसरा आदमी सख्ती से उसका मुंह जकड़े हुए था। उनकी गिरफ्त में तड़प रही थी।
और आंसू टूट कर रुखसार पर बिखर रहे थे। फिर इससे पहले कि तीसरा आदमी उस पर झुकता कि पीछे से आरिफ ने खींचा और फिर उसे बेदर्दी से मारता, उन्हें मरा छोड़कर उसके करीब आया, जिसकी शर्ट जगह जगह से फटी थी। उसने अपनी जैकेट उतार कर उसे उड़ाई तो उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। तुमने क्यों अकेला छोड़ा, क्यों? फिर उसे इसकी बाहों में झूल गई। वो सर्द आ पड़ता, उसे गोद में उठाया, एक दूसरी जानिब पहनने लगा, क्योंकि वो अंधेरे में रास्ता भटक चुकी थी। और कुछ दूरी एक कैंप नजर आया जो कि खाली था, और वो शायद इन 3 आदमियों का था। वो कैंप में आकर उसे बिस्तर पर लिटाते रुखसार को थपथपाकर होश में दिलाने लगा, मगर वह हुनूस भी होश लेती रही। फिर उसकी गर्दन पर हाथ डालते करीब करके उसके चेहरे को देख रहा था कि उसके गले से लॉकेट फिसल कर बाहर आया। वो चौंक गया। उसके बचपन में उसके निकाह का दिया गया तोहफा था, जो कि हार्ट शेप बनी हुई थी मगर हाफ थी, और इसमें ए लिखा था। हल्का सा मुस्कुरा कर अपने गले में मौजूद उस हार्ट का दूसरा हिस्सा देखने लगा जिसमें आर लिखा था, और इस लॉकेट को अपनी शर्ट पे छुपाकर उसे लिटाकर उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारने लगा। उसे कराहते हुए आंखें खोली, उसे अपने इतने करीब देख वो हड़बड़ाकर धक्का देती पीछे भी। तू तू रोक से। वो अपना चेहरा साफ करते हुए बोली तो वो गहरा सांस पड़ता चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। उठो यहाँ से, मैं यहाँ सोऊंगी और तुम बाहर जाकर पहरेदारी करोगे। वो तब कर बोली, आपकी हिफाजत करते हुए मेरे जिस्म में दर्द शुरू हो गई, तो मुझे भी यहाँ पर आराम करने दीजिए प्लीज। वो बोला तो उसने चौंक कर उसे देखा। ये मेरा मसला नहीं है, मैं किसी गैर के साथ अपना बिस्तर शेयर नहीं करती। वो कठोरपन से बोली तो सर्द आ बढ़ता बाहर निकल गया, और उसे बाहर काफी सर्दी महसूस हो रही थी, और कुछ लड़ते उसे चाकू लगा था जिससे खून अभी भी निकल रहा था, मगर जख्म के इलाज के लिए फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं था। कुछ सर्दी और कुछ बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसे नकाहत महसूस हो रही थी। फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जो कि फिर सुबह की रोशनी से खुला, और उसने हड़बड़ा कर देखा तो रोमा उसके करीब बैठी थी और उसके बाजू पर रोमा का स्कार्फ बंधा था। उसे दूर हुआ तो जल्दी से उठकर उसे देखने लगी। कैसे है बुखार? रुखसार पर हाथ रखते हुए बोली तो नागौरी से उसका हाथ चटक कर पीछे हुआ। हमें रास्ता ढूंढते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है, उस पार्ट लहजे में बोला। और फिर वो लोग बामुश्किल वहां से पहुंचते जहां वो लोग थे, और सब उन्हें एक साथ आता देख एक दूसरे को मायने खेस निगाहों से देख रहे थे। फिर वो लोग कमरौट पहुंचे, और फिर वहां एक गेस्ट हाउस पे आकर सबने आराम किया, और फिर शाम को सीरू से हाथ इले निकल गए और वो उसके साथ ही था, मगर उसे महसूस हुआ कि वो बहुत चुपचाप सी है। क्या बात है मिस रोहिमा, आप बहुत खोई खोई सी लग रही हैं। वो बोला, बस कल रात जो कुछ भी हुआ वो जहन से नहीं निकल रहा। वो इसे गहरी निगाहों से देखते हुए बोली। फिर वो एकदम से उसके करीब हुई और उसके लबों को करीब तर कर गई तो उसे जोर से पीछे कर गया। क्या बेहूदगी है ये? वो निगाहें चुरा कर बोला, कल रात तुमने मेरी इज्जत बचाई ना, तो बस मेरा दिल तुम्हारा हो गया। उसने कहा तो लब भींच कर रह गया। फिर वो अपनी जोमाइनी बातों और हरकतों से उसे जज करने लगी, और वो अपने कमरे में सर पकड़े बैठा उसके रवैये पर गौर कर रहा था। फिर वो झंझला सा गया और वो बिस्तर पर लेटा उसके मुतल्लिक ही सोच रहा था कि अचानक दरवाजा खुला और वो अंदर दाखिल हुई, और उसने बाथरूम पहन रखा था और अपने सिल्की बालों से टॉवल उतारती उसके करीब आई और उसके करीब झुकते हुए उसके लबों पर लब रखने लगी। तो उसके बाजू से जकड़े उस पर झुककर गुस्से से उसे देखने लगा। तुम इंतहाई बेहुदा लड़की हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हदूद क्या होती है। एक गैर आदमी के साथ यूं करते एक बार सोच लेती। वो गुस्से से बोला तो स्पार्ट चेहरे से देखेगी। फिर उसकी शर्ट के बटन को तोड़ते उससे हाफ हार्ट को निकालकर उसे हाथ में पकड़ा और नम आंखों से उसे देखा। वो गहरा सांस भरता पुरसुकून हो गया, वरना वो उसके रवैये पर पागल हो जाने के करीब था, और वो इसके करीब आने की वजह जान चुका था कि वो जान चुकी है कि उसका शौहर आरिफ मामून शाह है। आई एम सॉरी, मैंने सब कुछ छुपाया तुमसे, मगर मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे नफरत ना करने लग जाओ। वो सर्द आह भरकर बोलता उस पर झुका, और फिर उसने चेहरे के हर हर नक्श पर उसके मोहब्बत की मेहर सबत करता उसके लबों पर झुक गया। फिर उसे छोड़ता वो पीछे हुआ तो वो जल्दी से उठकर बैठती, उसके गले लगी, तरफ तरफ कर रोने लगी। वो बिना कुछ कहे उसे अपने हिसार में लेता बेड ग्राउंड से टेक लगा गया। फिर वो बेताबी से उसके चेहरे के हर हर नक्श को चूमती, उसकी धड़कनों में मजीद तफान बर्पा कर गई। उसे बाहों में भरे उस पर शिद्दतें बरसा रहा था। एकदम से उसे छोड़ता हुआ पीछे हुआ। क्या हुआ रे?
वो बेताबी से उसे पीछे से हक करते हुए बोली, रूही, इस वक्त जाओ तुम यहाँ से। मैं जज्बात की रोह में बहकर तुम्हारे साथ इस ताल्लुक को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। जब तक ताया अब्बू की इजाजत नहीं होगी, मैं पूरे हक से तुम्हें अपने संग रुखसत करके ले जाना चाहता हूँ। उसके रुखसार पर हाथ रखते हुए बोला तो रोहिमा का रंग फीका सा पड़ गया। वो सर झुकाए लब कुचलने लगी। ये गजब ढाने का हक मुझे है, वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला तो उसकी बात पर उसके रुखसार पर सुर्खी सी छा गई। वो यूं ही उसे बाहों के घेरे में लिए उससे गुजरते सालों के बारे में पूछने लगा। बाबा, वो बहुत नफरत करते हैं आपसे। मामा ने कई बार उन्हें मनाने की कोशिश की, यहाँ तक कि वो इस दुनिया से चली गई। वो बोलते बोलते रो पड़ी। और ये क्या कह रही हो तुम? तयम्मा की वफात हो गई है? लेकिन कब? वो बेचैनी से बोला। 5 साल पहले। वो गुलूगेर लहजे में बोली तो उसे खींचकर सीने से लगा गया। वो फूट फूट कर रो थी। अगले दिन सुबह सुबह वो लोग लाहौर के लिए निकल चुके थे और वो वापस आने के अगले दिन बाद उसे मिलवाने के लिए अपने घर लाया। आज उसने लॉन्ग शर्ट वाला सूट पहन रखा था। वो मशरकी लिबास में बहुत हसीन लग रही थी। फिर वो कितनी देर फातिमा के गले लगी रोती रही और उसके बाद मेमून शाह से मिली। उनसे लिपट पट कितनी देर ही बातें करती रही। कुछ देर गुजरी के दरवाजे पर गाड़ियां आकर रखी और इसमें से सैयद हारून शाह अपने गार्ड्स के साथ बाहर आए। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए तो सबके चेहरे के रंग बदल गए। फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई गलत सलूक नहीं करेंगे। वो बोला, चलो रूही, तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ गांव जा रहे हो। सैयद हारून शाह बोले, हरगिज नहीं, मैं ही जाऊंगी डैड। मैं सिर्फ और सिर्फ आरिफ की हूँ और इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। अगर आपने मुझे आरिफ से अलग करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। वो कहती हुई फ्रूट नाइफ को अपनी कलाई पर रख गई थी। नहीं 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 रूही, हटाओ इसे पीछे, लग जाएगा। हारून शाह गड़बड़ाकर जल्दी से बोले, या तो मुझे आरिफ के साथ रुखसत करे या फिर मेरी लाश को लेकर जाएंगे। वो हलक के भर चिल्लाई थी, रूही, ये क्या पागलपन है? हम बैठकर बात करते हैं ना। हारून शाह का रंग जर्द पड़ चुका था। ठीक है, जो तुम कहोगे वही करूंगा। प्लीज ये चाकू को पीछे हटाओ, लग जाएगा। वो बेबसी से बोले तो वो चाकू उठाकर जल्दी से उनके सीने से आकर लग गए। फिर हारून शाह ने सते हुए चेहरे से शादी की डेट फिक्स की और उसे हवेली से धूमधाम से रुखसत करवा कर घर लाया। आरिफ सीधा स्टडी रूम में आया। फाइनली बाबा, हम अपने प्लान में कामयाब हो गए। मैंने फेक दुश्मन बनकर जो धमकियां हारून शाह को दी और तवक्का के मुताबिक उन्होंने गार्ड की डिमांड की और यूं मैं रूही के पास होकर अपने उसे जीतने लगा। उसका फाइनली रिजल्ट निकल आया और आपकी बहू आ चुकी है। और हंसते हुए बोल रहा था और बाहर खड़ा एक वजूद उसकी बात पर जैसे सुन सा पड़ गया। वो कुछ देर मामून शाह के पास बैठा रहा, अपने अपने कमरे की जाने पड़ा। वो एक्साइटेड सा अंदर दाखिल हो ही रहा था कि सामने का मंजर देखकर ठठक गया। वो मुंह हाथ धोने के बाद बेड पर बैठी पॉपकॉर्न खाते को इंग्लिश मूवी देख रही थी। अरे, ये सब क्या भाई? मुझे लगा था कि तुम मेरे इंतजार में पलके बिछा कर बैठी होगी, मगर तुमने तो कपड़े भी चेंज कर लिए। यार, मैंने तुम्हें भी जी भर के देखा भी नहीं था। वो पास आकर बोला, क्यों? तुम्हारी नौकर हूं मैं जो तुम्हारे लिए पलके बिछा कर बैठी हूँ? किसी भी खुशफहमी में मत रहना, क्योंकि तुम जैसों को मैं जूती की नोक में रखती हूँ। वो इंतहाई बदतमीजी से बोली थी। लगता है तुम्हारे दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए हैं। क्या हो गया है तुम्हें? अच्छी खासी थी और अब फिर तुमसे उसी तरह की बदतमीजी तुम कर रही हो। कोई दौड़ा पड़ा है तुम्हें? वो इसकी बदतमीजी पर नाकवारी भरे लहजे में बोला, मैं बदतमीज, बदलिहाज और बद किरदार तीनों ही हूँ और इनमें से कुछ भी नहीं बदला। मैंने तो बस तुम्हारे साथ नाटक किया था और तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गई तुम्हारा बैंड बजाने। तुम्हें जो ये लग रहा है ना कि मैं अपने डैड के खिलाफ जाकर तुमसे शादी के लिए हाँ बोली है, ये सब की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी खुशफहमी में मत रहना। मैंने अपने डैड और तुम में से किसी तुम्हें चुना, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। असल बात ये है कि मुझे लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। मुझे छोड़ कर गए थे ना तुम बरसों पहले, तो बस उसी का बदला लेने के लिए मैंने ये सब खेल खेला है। वो तरह कर बोली, मैं नहीं छोड़ कर गया था, तुम्हारे वालिद साहब ने हमें हवेली से निकाल दिया था। वो नागवारी से सर चटक कर बोला, तुम जो मर्जी बहाने बना लो, मगर मुझे तुमसे और तुम्हारी पूरी फैमिली से शदीद नफरत है, झूठे लोग। वो नफरत भरे लहजे में बोली तो उसने बेयकीनी बड़े अंदाज में से देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस तरह की बात कर रही हो। मैं कजन हूं तुम्हारा
और तुम्हारा मेरा खून एक ही है, एक ही दादा है हमारे। वो तलक लहजे में बोला। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी माँ तो आइफ रही है ना। रोहिमा बहुत कड़वे लहजे में बोली। तो उसके सहन में बुझे अल्फाज ने उसका दिल घायल कर दिया। वो मुट्ठियां भींचता उसके करीब पहुंचा, उसके जबड़ों को भींचते उसे दीवार के साथ लगाया। तुमसे मोहब्बत ना करता होता ना तो तुम्हें जान से मार देता, वो सुरख अंगारा आंखों से बोला। तुमसे नफरत ना करती होती ना तो अपने हाथों से अपनी जान ले लेती, वो अपने आप को छुड़वाते हो बोली। तो जोर से दीवार पर मुक्का मारता वॉशरूम की जाने पड़ गया। फिर कुछ देर में उसने शॉवर लेकर अपने खोलते दिमाग को ठंडा किया और बाहर निकला तो इत्मीनान से बेड के बीचों बीच लेटी हुई थी। अपनी साइड से होकर लेटो, मुझे भी सोना है। उसके पास आते हुए बोला, ये बेड आज से मेरा है, तुम अपने लिए कहीं और जगह तलाश करो। उस पार्ट लहजे में बोली, तुम मुझसे तमीज से बात किया करो, कब से देख रहा हूँ तुम्हारी बदतमीजी को, बार बार तुम तू तना करके मुखातिब कर रहे हो। वो तिल मिलाकर बोला, मैं बंदे की शक्ल में के मुताबिक बात करती है और मुझे लगता है कि तुम इज्जत के काबिल नहीं हो, तो बस इसीलिए इसी तरह मुखातिब कर रही है। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से बोली। तो गुस्से से उसे देखता तकिया सीधा करता लेट गया। ये क्या बदतमीजी है, उठो यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ बेड पर नहीं सो सकती। वो तब कर बोली तो सीधा होता उसकी कमर में हाथ डाले उसे खुद पर गिराता खून खान निगाहों से सिदकने लगा। छोड़ो मुझे यू इडियट, मंकी, डंकी। वो इसके सीने पर मुक्के बरसाती चलाई तो उसकी गालियां सुनकर उसका मीटर मजीद घूम गया। उसके दोनों बाजुओं को जगड़कर अपने पहलू में गिराते उस पर झुका और उसके लबों को अपनी दस्तर से ले गया। वो खुद को छुड़ाने के लिए उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी मजबूत मजबूत गिरफ्त में वो फड़फड़ा कर रह गई। उसे छोड़ता हुआ पीछे हटा और लेटकर उसे सर घुमाकर देखने लगा, क्योंकि गहरे गहरे सांस भरते अपने सांस को बहाल करने की कोशिश कर रही थी। आइंदा से मेरे सामने जुबान दराजी की ना तो इससे ज्यादा बुरा हाशिर करूंगा। वो कोहनी के बल थोड़ा सा उठकर अपना सर ऊंचा करते हुए बोला। तो गुस्से से उसे कुशन के साथ मारने लगी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस तरह से करके रोक लोगे, मैं ऐसे ही रहूंगी। वो गुस्से से चिल्लाई। फिक्र मत करो, तुम जैसी बेलगाम गोरी को लगाम डालनी अच्छे से आती है मुझे। मुझे तुम सिर्फ तुम्हारा लिहाज है, इसीलिए कर रहा हूँ कि तुमसे मोहब्बत करता। मोहब्बत न करता होता ना तो तुम्हें बताता कि नफरत क्या चीज होती है। वो इसके हाथ से कुशन दबोच कर बोला। उसे गुस्से से गूंदी दूसरी जानिब चेहरा करके लेट गई। अगले दिन सुबह सुबह वो फजर के लिए उठा। नमाज अदा करने के बाद वो जिम जाकर कमरे में वापस आया तो हनूज बेसुध लेटी हुई थी। वो धीरे से चलता हुआ पास आया और उसके पास जमीन पर पंजों के बल बैठते उसे दिखने लगा, जो कि सोते हुए किसी मासूम बच्चे की जैसे लग रही थी। कौन कह सकता था कि जब वो जागती थी तो किसी जंगल की बिल्ली की तरह बन जाती थी। वो आहिस्ता से उसके माथे पर लपकता हुआ पलटा और अपना बाथरूम निकालता। वो शर्ट उतारता वापस पलटा तो वो सोकर उठ चुकी थी और कभी उसे देख रही थी तो कभी वॉशरूम की जाने। इससे पहले कि वो कुछ समझता, वो तेजी से बेड से उतरी और वॉशरूम की जानिब आ गई और जल्दी से अंदर दाखिल होते उसने दरवाजा लॉक कर लिया। व्हाट द हेल, तुम पागल हो गया रोही, प्लीज बाहर चलो, मुझे फ्रेश होना है, मैं पसीने से शराबूर हूँ। वो झंझला कर बोला। ये मेरा मसला नहीं है, आप इंतजार कीजिए, पूरा 1 घंटा में इत्मीनान से निकलूंगी। वो बोली, 1 घंटा? तुमने 1 घंटा क्या करना है वॉशरूम में? वो तब कर बोला, मैंने अपने रात वाले ड्रामे की किस्त नहीं देखी थी, वो देखनी है। दूसरी तरफ इत्मीनान भरा जवाब आया, तुम पागल हो रूही, वॉशरूम के अंदर ड्रामा कौन देखता है यार, तुम प्लीज जल्दी से नहाकर बाहर आओ और बाहर कर आकर इत्मीनान से 4 घंटे देखती रहना। वो झिंझिला कर बोला, सॉरी, मैं तुम्हारी बात हरगिज नहीं मानूंगी, मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, मैं इसी तरह देखती हूँ, ऐसे ही देखूंगी, क्योंकि बाहर आने के बाद मैं टीवी पर अपना मॉर्निंग शो देखूंगी। वो चिल्ला कर बोली तो झिंझिला कर सोफे पर बैठ गया। फिर कुछ देर के बाद दरवाजा खुला तो टॉवल लपेटे बाहर आई। उसको यूं देखकर तो जैसे सांस लेना ही भूल चुका था। वो टॉवल बांधे हुए थी। टॉवल काफी बड़ा था, मगर उसकी गेंटों घुटनों से नीचे तक टांगे छलक रही थी और ऊपर कंधे बाजू भी नंगे थे। वो अपनी मुंतशिर होती धड़कनों को संभालते हुए निगाहों का रुख फेर गया और बाथरूम उठाए अनजान बन के वॉशरूम की जाने पड़ गया। वो जितना अनजान बना था मगर अंतर उतनी ही उसे छूने की तरफ थी। वो शोवर लेते हुए खुद को पुरसुकून जीने लगा। उसके वॉशरूम में जाने के बाद उसने अपने आप को सामने लगे मिरर में देखा। क्या मुझे देखकर उसके जज्बात नहीं जागे? उसने मुझे छुआ तक नहीं।
वो दिल ही दिल में बोली और फिर सर झटक कर कपड़े चेंज करने लगी। वो कपड़े चेंज करने के बाद बैठी मॉर्निंग शो देख रही थी कि तभी जैनिया अंदर दाखिल हुआ। गुड मॉर्निंग भाभी, बोली तो रहीमा ने उसे बगू देखा। उसे सलीके से दुपट्टा ले रखा था सर पर और हमेशा की तरह एक धीमी सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। इसी वक्त ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला और बाहर निकला। उसने यूनिफॉर्म पहन रखा था। गुड मॉर्निंग भैया, वो चहक कर बोली। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, और हल्की सी मुस्कुराहट से बोलता उसके माथे को चूमता अपना ऑल्स्टर में पस्टर रखने लगा। भैया भाभी, अब आप लोग नीचे आ जाइए और आकर बता दीजिए कि आप लोगों ने वलीमा किस दिन का रखना है, क्योंकि शादी बहुत सिंपल हुई है और मैं चाहती हूँ कि वलीमा तो थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से हो। और देखिए ना, अब मेहंदी हुई ना बारात हुई, ना ही कुछ हल्ला गल्ला गुल्ला हुआ। मुझे कितना शौक है इन सारे फंक्शंस का, मगर कुछ भी नहीं हुआ। जैनिया अपनी मखसूस मुस्कुराहट वाले अंदाज में बोले जा रही थी और वो धीमी सी मुस्कुराहट से अपनी बहन की सुन रहा था। रोहमा को ये मुस्कुराहट अंदर तक चला के, तुम्हें इतनी तमीज होनी चाहिए कि जब किसी के कमरे में दाखिल होते हैं तो इजाजत देते हैं। अब ये सिर्फ तुम्हारे भाई का कमरा नहीं है, मेरा भी कमरा है। वो इस कदर तहकीर अमेज लहजे में बोली कि जैनिया का रंग फीका सा पड़ गया। वो मुट्ठियां भींच कर उसे खून अशाम निगाहों से देख रहा था। सो सॉरी, मैंने कभी इजाजत लेनी ना तो ध्यान नहीं रहा। आइंदा से ऐसा नहीं होगा, मैं पूरा पूरा ख्याल रखूंगी। जैनिया का लहजा भीगा हुआ था। कोई जरूरत नहीं है बच्चे तुम्हें इससे माफी मांगने की, और तुम जैसे भी चाहो वैसे इस कमरे में आ सकते हो। तुम्हें पूरा हक है, ये कमरा तुम्हारे भाई का ही है। उसे गुस्से से देखते जैनिया से मुखातिब हुआ। लो, पहले ही दिन भाई भाभी के दरमियान फूट डलवा दी नंद साहिबा ने। वो कड़वे लहजे में बोली, नहीं भाभी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं ऐसे ही कमरे में आ गई। मेरी गलती थी भैया, मुझे सोचना चाहिए था कि अब आप दोनों की शादी हो चुकी है और मुझे इसी तरह किसी के कमरे में नहीं आना चाहिए। और भाभी बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो जल्दी से बोली। और प्लीज मेरे सामने ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से दफा होने का क्या लोगे? वो इस बार चंगाड़ कर बोली थी और दरवाजे पर खड़ी फातिमा जैसे सुन पड़ गई। शट अप यू इडियट गर्ल, आरिफ ने गुस्से से दहाड़ कर कहा। तो एक पल के लिए रोहमा का दिल कांप सा गया और जैनिया तो खुद कांप रही थी। जैनिया बेटा चलो, फातिमा ने अंदर दाखिल होते हुए कहा और फिर जैनिया का हाथ थामे वहां से निकलती चली गई। तुम्हें अक्ल है नाम की कोई चीज के नहीं? अब तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। अगर इसके बाद मजीद तुम्हें कुछ करने की तुमने कोशिश की तो क्या करेंगे आप? तलाक दे देंगे? मुझे दे दीजिए, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए तुम और तुम्हारी ये 2 टके की फैमिली कोई मैटर नहीं करती। उसकी बात काटते हुए गुस्से से बोली, जुबान तो तुम्हारी 2 टके की है जो कि अपने काबू में ही नहीं रहती। अपनी जुबान को काबू करना सीख लो, वरना इसकी वजह से बहुत नुकसान उठाओगी। जिस दिन मैं अपनी आई पर आ गया ना, तुम्हारी इज्जत नफ्स तक को कुचल के रख दूंगा और फिर तुम्हारा ये जो तनतना गरूर है ना, इसका सब खाक पे मिल जाएगा। उसके जबड़े भींच कर बोला और फिर से छोड़ता हुआ बाहर निकल गया। उसके जाते ही वो दब से सोफे पर बैठ गई और उसकी खूबसूरत आंखों में नमी झलक रही थी। फिर वो अपने हाथों की पुश से अपने आंसू साफ करती, उठकर अपने बाल संवारने लगी। कुछ देर के बाद वो नक्सक से तैयार नीचे आई तो सब लोग डाइनिंग हॉल में बैठे किसी बात पर हंस रहे थे और उसे देखते सब संजीदा हो गए। क्या हुआ? मेरा आना अच्छा नहीं लगा आप लोगों को? कहते तो चली जाती है। वो इंतहाई कड़वे लहजे में बोली, नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, आओ बैठो, नाश्ता करो। मामून शाह ने कहा, मुझे लगता है कि आपकी बाकी मेंबर्स को मेरा यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैं बाहर ही नाश्ता कर लूंगी। ओके बाय। वो कहती हुई बाहर की जानिब बढ़ गई। क्या बदतमीजी है चल ये, चलो उठो, जाओ इसे छोड़ कर आओ। मामून शाह ने उससे बूढ़ते हुए कहा, उसकी जान को किसी से खतरा नहीं है बाबा, तो मैं तो इसको बॉडीगार्ड बनाने की मुझे जरूरत नहीं है। और नागवारी बड़े लहजे में बोला, मैं मानता हूँ कि वो थोड़ी सी मुंह फट है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम इसको इस तरह से इग्नोर करोगे। प्यार से उसे मनाओ, उसे समझाओ, वो संभल जाएगी। मामून शाह ने उसकी साइड लेते हुए कहा। तो गहरा सांस भरता उठ खड़ा हुआ। वो बाहर आया तो वो गेट से बाहर जा चुकी थी। वो झंझलाकर अपनी जीप निकालते उसके पीछे आया। बैठो जल्दी से, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। उसके पास जाकर जीप खड़ी करते हुए बोला, मुझे नहीं जाना और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना। वो तंग कर बोली, अब तुम मेरे सब्र को आजमा रही हो, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर यही है कि तुम चुपचाप जीप में आकर बैठ जाओ, वरना उठाकर बिठाऊंगा।
वो नागवारी बड़े लहजे में बोला तो बिना कुछ कहे आगे बढ़ रही थी कि सामने से आती बाइक से टकराते टकराते बची थी। मगर उसके दौरान वो जमीन पर गिरी और इस कदर जोर से उसकी कोहनियां जमीन पर रगड़ी की कि वो दर्द से बिलबिला उठी। वो तरफ कर उसकी तरफ बढ़ा और जल्दी से उसके पास बैठते उसकी कोहनियां देखे जहां से खून रस रहा था। और दर्द से जोर से आंखें नीचे हुई थी। उठो मेरे साथ डॉक्टर के पास, हमें अभी और इसी वक्त इंजेक्शन लगवाना होगा। ये चोट ठीक नहीं होती, ऐसे खतरनाक बन जाती है। वो उठते हुए बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं कोई भी इंजेक्शन चाहिए। वो हड़बड़ा कर बोली, सीरियसली तुम आज भी इंजेक्शन से डरती हो? या वैसे तुमसे तो कम ही खतरनाक होगा इंजेक्शन। वो हंसते हुए बोला तो उसने अश्मगीन निगाहों से उसे देखा और फिर गुस्से से उठ खड़ी हुई। आप मेरे मामला से दूर रहा करें और मैं डरूं या मरूं, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो कहती हुई आगे बढ़ने लगी तो जल्दी से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। चुपचाप जीप पे जाकर बैठ जाओ, वरना मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। वो संजीदगी भरे लहजे में बोला, क्या करेंगे आप बताए ना, क्या करेंगे? उठाकर ले जाएंगे, मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूंगी और कहूंगी कि ये पुलिस वाला मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा है। वो तब कर बोली, तुम इस काबिल रहोगी तो जीप ही चलाओगे? वो कहते हुए जल्दी से जीप की तरफ मुड़ा और वापस बढ़ता तो उसके हाथ में एक टेप थी। इससे पहले कि वो कुछ समझती, वो टेप उसके मुंह पर चिपकाते हुए हथकड़ी से उसके हाथों को बांधता, उसे कंधे पर डाले जीप में बिठाता, सीट बेल्ट लगाने लगा। फिर वो इसे लेकर एक अस्पताल पहुंचा और वहां पहुंचते उसने हाथ खोले तो नर्स उसकी ड्रेसिंग करने लगी और खिलाफे तौका वो चुप रही। फिर जैसे उसकी बैंडेज हुई तो नर्स इंजेक्शन बनने लगी। मुझे घर जाना है, उठकर खड़ी होने लगी मगर वो इसे जकड़े हुए बैठ गया। नर्स ने जैसे ही इंजेक्शन लगाया वो गला फाड़ कर रोने लगी और वो दबी दबी मुस्कुराहट से उसे देख रहा था, जो कि सू सू करती उसे यूनिफॉर्म से नाक रगड़ते बस उनसी गुड़िया लग रही थी। सो क्यूट, बहुत स्वीट है आपकी बीवी, नर्स ने मुस्कुरा कर कहा। बेचारी को हकीकत नहीं मिलो कि तुम स्वीट नहीं बल्कि पॉइजन हो। वो इसके कान के पास बड़बड़ाया तो वो खूनख्वार निगाहों से उसे देखने लगी। उसके देखने पर मुस्कुराता हुआ चेहरे का रुख फिर गया। अब बताओ मुझे, तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है या घर वापस जाना है? वो जीप पे बैठते हुए बोला, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे चोट लगने पर तुम्हारी साजिश जरूर होगी। तुमने इस बाइक वाले को हायर किया होगा ना, ताकि मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और मैं यूनिवर्सिटी ना पहुंच सकूं। वो बैठते हुए नागवारी बड़े लहजे में बोली तो उसने बेयकीनी से उसे देखा। तुम्हारे दिमाग के स्क्रू सारे के सारे ढीले हैं क्या? मतलब जो भी करूंगा वो मैं करूंगा, और वैसे मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो मुंह बनाकर बोला, अच्छा, इससे पहले मुझ पर जो हमले करवाए वो किस लिए किए थे? वो इंतहाई कड़वे लहजे में बोली तो उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। व्हाट, क्या बोल रही है तो? तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो निगाहें चुरा कर बोला, शादी की रात चाचू से बात करने के लिए स्टडी रूम में आई थी, मगर वहां जाकर मुझ पर कुछ और ही हकीकतें खुली, जो कि शायद जिंदगी पर बताते ही ना। क्या क्या नहीं किया है आपने? उसके बाद मुझ पर जगह जगह हमले करवाए और फिर ऐन वक्त पर बिचारे भी आ जाते थे। उसके लहजे में आंसुओं की आमेजिश थी। ऐसी बात नहीं है, मैंने सिर्फ तुम पर वो हमला करवाया जो कि आज से 5 माह पहले हुआ, और बहुत एहतियात से कराया था। सिर्फ तुम्हारी गाड़ी पर गोलियां चलवाई और मैं जानता था तुम गाड़ी में नहीं हो। वो बस सिर्फ धमकी अमेज मैसेजेस भेजे थे तो वहां के ताकि तुम्हारी बॉडीगार्ड का अरेंज करे और मेरा नाम लिया जाए। बाकी उसके अलावा मैंने कोई हमले नहीं करवाए। तुम्हारे पीछे कोई इंसान पड़ा है और मैं समझ नहीं पा रहा कि वो तुम्हें क्यों मारना चाहता था। मैं इस आदमी को पकड़ा भी था और उसने मुझे ये बताया कि सिर्फ उसको फोन आया, वो भी प्राइवेट नंबर से। मैं इस बारे में खोज लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम पर हमले करने की कोशिश कौन कर रहा था। मैंने इसके अलावा कभी तुम पर हमला नहीं करवाया। मैंने तो नुकसान पहुंचाने का तुम्हें सोच भी नहीं सकता। रूही, वो इसका हाथ थामते हुए बोला, आपको क्या लगता है कि मैं आपकी झूठ पर यकीन करूंगी? हरगिज नहीं करूंगी। और हाँ, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए मुझे कायल करने की, मगर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है ना, वो बार बार देगा। और मैं कभी किसी से धोखा नहीं खाती, लेकिन जो मेरे साथ धोखा देता है ना, मैं उसको बर्बाद जरूर करती। और मैं आपकी पूरी फैमिली को सबक सिखा कर जाऊंगी। वो इस बार तुमसे फिर आप पर आ गई। शायद वो कुछ नरम पड़ गई थी, मगर जाहिर नहीं करना चाहती थी।
उसके अंदाज पर तो वो बेबसी से लब कुचल कर रह गया। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम इसके लिए बदले मुझे जो भी चाहो मैं वो करने को तैयार हूँगा, मगर प्लीज मामा और जानिया के साथ बदतमीजी मत करना। तुम्हें जो भी करना है ना मुझसे कहो, इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। इन दोनों को इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। प्लीज उनके साथ बदतमीजी मत करना। आज तुमने जैनिया के साथ छेड़छाड़ की है ना, पता है उसका कितना दिल दुखा। इतनी उदास लग रही थी वो। बाकी तुम मुझे जो सजा दो कि मुझे मंजूर है। वो इल्तिजाई लहजे में बोला। अगर सजा लेने का शौक है तो सुनिए, मुझे तलाक चाहिए, दे सकते हो। वो इसे चुपते हुए अंदाज में देखते हुए बोली, क्या बोल रही हो, इस तरह थोड़ी करते। और ये सजा सिर्फ मेरी तुम्हारे लिए होगी। मुझे सिर्फ तुम्हारी मेरी सजा थी जो मैंने किया है। खुद को सजा मत दो। तुम नहीं जानती कि एक तलाक याफ्ता लड़की की क्या जिंदगी होती है। उस संजीदगी भरे लहजे में बोला, मेरी जिंदगी कैसी भी हो, आपको इसकी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मगर आपका साथ मेरे लिए बहुत घुटन वाला है। नफरत महसूस होती है मुझे आपसे। मैंने कभी आपसे मोहब्बत की थी, और जो आपने मुझे धोखा दिया उसकी ऐसी सजा दूंगी ना कि याद रखेंगे। आपको सजा देने का कोई फायदा नहीं। आपको अगर सजा देनी है ना तो आपकी फैमिली को सजा देनी पड़ेगी। वो गुस्से से बोली तो लब भींच कर रह गया। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? जब मैंने तुम्हें कह दिया है कि मेरी गलती है, मैं माफी चाह रहा हूँ, फिर भी तुम मेरी फैमिली को बीच में घसीट रही हो। मेरा और तुम्हारा ये मामला है, प्लीज इसलिए हमारी फैमिली नहीं आनी चाहिए। वो बेबसी भरे लहजे में बोला, मेरे साथ ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरे दिल में जो आएगा मैं वही करूंगी। और प्लीज आप मुझसे बात मत कीजिए और मुझे जल्दी से यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दीजिए। वो बेरुखी बड़े लहजे में बोली तो सर्द आ पड़ता जीप की स्पीड बढ़ा गया। यूनिवर्सिटी के सामने पहुंचते ही वो जीप से उतरने लगी तो इसने रोहिमा को रोका। ये कुछ पैसे रख लो, तुमने नाश्ता भी नहीं किया था, कुछ खा लेना। वो अपनी जेब से पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, जरूरत नहीं है, मुझे अपने पास रखेंगे, मेरे पास मौजूद है। और अगर जरूरत पड़ी ना तो अपने डैड को फोन करूंगी, तो बहुत सारे पैसे भेज देंगे। उस स्मार्ट लहजे में बोलती जीप से उतर गई। कब तक लेने हो ये तो बता दो। उसने फिर से पुकारा तो मुड़कर उसके पास आई। मसला क्या है आपके साथ? बात करने का बहाना क्यों ढूंढते हैं मुझसे? उसे घूरते हुए बोली, चलो मैं तो तुमसे बात करने का बहाना ढूंढता हूँ, तुम सिर्फ मेरी बात का जवाब दे दो। मगर तुम हमेशा लड़ाई का बहाना ढूंढ लेती हो। मेरी सादा सी बात में भी उसके सभी चेहरे को दिल में उतारते हुए बोला था, तो अब ऐसा कीजिए, मुझसे बात ही मत कीजिए। वो मुंह बनाकर बोलती वहां से अंदर की जाने पड़ गई। तो सर्द आ भरकर गाड़ी स्टार्ट करता डिपार्टमेंट के लिए निकल गया। शाम को जब वो वापस आया तो पूरे घर में सन्नाटा फैला हुआ था। फातिमा लाउंज में बैठी तस्वीर कर रही थी। वो सलाम करता हुआ उनके पास बैठ गया। क्या बात है, आप अकेले ही बैठी हैं? सहनी कहाँ है? वो बोला, उसे असाइनमेंट के लिए कुछ जरूरी वगैरह लेनी थी, जरा लाइब्रेरी तक गई है। फातिमा ने कहा, अकेली कैसे चलेगी, वो तो कभी घर से अकेली भी नहीं जाती। वो बोला, हाँ वो अकेली कहाँ गई है, तुम्हारी बीवी साथ है। पता नहीं क्या सोचा, आकर मेरे साथ भी बैठी थी, लंच भी किया, और उसके बाद जैनी के साथ बैठी बैठी रही काफी देर। और फिर जैनी इसे ऐसे ही बातों बातों में कहा कि उसे लाइब्रेरी तक जाना है। जब भैया आएंगे तो रूही कहने लगी, लेकिन मैं लेकर चलती हूँ। उसने गाड़ी करवाई और चली गई है। फातिमा ने कहा तो हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर वो कपड़े चेंज करने के लिए अपने कमरे में चला गया और फ्रेश होकर निकला तो रोहिमा सोफे पर बैठी पॉपकॉर्न खा रही थी। हाय, गुड इवनिंग माय लव। वो पास आकर बोला तो उसने गुस्से से उसे देखा। आप ना मुझे इस तरह मुखातिब मत कीजिएगा, कुछ नहीं लगती मैं आपकी। वो तब कर बोलती उठकर खड़े होते उसके पास से गुजरने लगी तो उसके बाजू से जकड़ते हुए उसे अपनी बाहों में बैठ गया। अच्छा, कुछ नहीं लगती तो फिर गुस्सा क्यों करती हो? मैं कुछ भी बोलूं बोलूं इग्नोर किया करूँ ना। वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगा जो तुमने जैनिया के साथ किया। थैंक यू सो मच। उसकी कान की लो को लबों से दबाते हुए बोला, मैंने जो कुछ भी किया ना सिर्फ अपने लिए किया। जब मुझे कोई चीज का फायदा होता है ना, तुम इसके साथ ही इस तरह का रवैया रखती हो। समझ लीजिए, मैं भी आपकी तरह मुनाफिक हूँ। वो बोली तो आरिफ उसे संजीदगी से देखने लगा। वही फायदा उठाते उठाते कहीं मेरी बहन की जिंदगी को मुसीबत में ना डाल देना, वरना मैं क्या करूंगा कि खुद नहीं मुझे पता। वो इस बार खुशक लहजे में बोला और उसे छोड़ता हुआ बाहर निकल गया। अगले कई दिन तक वो पुरसुकून माहौल में रहा। वो सबके साथ ठीक रवैया रखे हुई थी
और वो ये नहीं जानता था कि वो वाकई में सबके साथ ठीक है, ये सिर्फ एक नाटक कर रही है। मगर उसके लिए इतना काफी था कि फिलहाल सबके साथ अपना रवैया वो दुरुस्त रखे हुई थी। रोहिमा अपने कमरे में बैठी थी कि जब भी दरवाजा नॉक करके जैनिया अंदर दाखिल हुई। भाभी, अगर आप बिजी नहीं हैं तो आपके पास बैठ जाऊं कुछ देर? उसने अपने अजली मासूमियत भरे लहजे में पूछा। तो इनकार ही न कर पाई। जाने क्यों किसी के साथ अपना रवैया वो ज्यादा देर गलत नहीं रख पा रही थी, लेकिन उसे आरी पर भी अभी बहुत गुस्सा था। लेकिन फिर दूसरी बातें वो करती रही कि अचानक से जैनिया ने कहा कि उसे क्लब जाने का और वहां के माहौल देखने का बहुत शौक है। एक ज्याद क्लब है, वहां पर हाई टी है। मेरी फ्रेंड ने मुझे भी पासिंग कार्ड्स दिए थे, अगर तुम चाहो तो हम वहां जा सकते हैं। रोहिमा ने कहा, नहीं भाभी, मैं नहीं जा सकती। उधर चलना भैया और मामा को अच्छा नहीं लगेगा, और मामा को तो बहुत बुरी लगती है ऐसी जगह। वो अफसुर्दा लहजे में बोली, अरे तो हम बताकर थोड़ी तो जाएंगे, कुछ देर की बात है, हम थोड़ी देर के लिए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। हम शॉपिंग का कहकर जाते हैं। रोहिमा ने कहा, नहीं भाभी, मैं झूठ नहीं बोल सकती। वो आहिस्ता से बोली, इसमें कोई झूठ नहीं होगा, हम पहले शॉपिंग मॉल पर जाएंगे। मुझे शॉपिंग वगैरह भी तो अपने लिए करनी है ना, और इसके अलावा जो वहां ड्रेस पहन कर जाएंगे वो भी तो वहीं से लेना है ना। तो बस वो लेकर तैयार होना है, फिर हम क्लब पहुंचेंगे और उसके बाद 1-2 घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाएंगे। वो बोली तो जैनिया ने कुछ हिचकिचाने के बाद उसके साथ जाने की हामी भर ली थी। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें कोई लड़का पसंद है क्या, कोई क्लास में? रोहिमा ने पूछा। नहीं भाभी, वो एक्चुअली मेरा निकाह हो चुका है। वो आहिस्ते से बोली। क्या वाकई? मगर किससे? रोहिमा ने पूछा। कमिश्नर अंकल की बेटी जैन से। वो अफसरदा लहजे में बोली। अरे, इतनी खुशी की खबर तुम मुझे इतने बुरे बुरे मुंह बनाकर दे रही हो? रोहिमा ने कहा, पता नहीं, मुझे बहुत अजीब लगता है रोमी भाभी। वो जब से हमारा निकाह हुआ है उन्होंने मुझे देखा तक नहीं, और यहाँ तक कभी बात करने की भी ख्वाहिश नहीं की। पूरा 1 साल होने वाला है, मगर कभी भी उन्होंने फोन तक नहीं किया। मुझे आज ऐसा लगता है कि मैं उन्हें पसंद ही नहीं हूँ। जैनिया ने मुंह लटका कर कहा, ओह, सो सॉरी। चलो छोड़ो इस बात को, फिर बात करेंगे, अभी चलते हैं। रोहिमा ने कहा, फातिमा को शॉपिंग का कहकर निकल गए। वहां से ड्रेस लेकर उसी जगह पर मौजूद पार्लर से तैयार हुई, और दोनों ने ब्लैक कलर की मैक्सी पहनने की थी। रोहिमा ने फोर्स करके उसे भी मैक्सी बना दी थी, मगर फुल स्लीव्स वाली। उसने सर पर तुर्किश हिजाब भी ले रखा था, मगर वो फिर भी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो दोनों क्लब पहुंची और रोहिमा उसे बिठाकर अपनी फ्रेंड के पास चली गई, और वो इर्द गिर्द देखे जा रही थी। उसे बहुत सारे फेक से लग रहे थे चेहरे। फिर वो चाय और सैंडविच खाने लगी। पीते पीते चाय उस पर गिर गई तो वेटर से पूछकर वॉशरूम एरिया में आई, और उसे अचानक से महसूस हुआ कि इसके पीछे कोई है। मगर वहम समझकर वो आगे बढ़ गई। मगर जैसे ही वॉशरूम से निकली, वहां 2 लड़के खड़े उसे गलीज नजरों से देख रहे थे। वो तेजी से आगे बढ़ने लगी। तभी एक लड़के ने उसे बाजू से खींचा, और दूसरे ने जल्दी से उसकी मुंह पर टेप चुकाई और दरवाजा खोलते एक कमरे में ले आए, और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। वो चीख भी नहीं सकती थी बेबसी के एहसास से। उसने दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारा। तो अचानक दरवाजा दहाड़ से खुला, और वो अंदर दाखिल होते जैन को देखकर साकित रह गई। मगर उसका हुलिया देखकर उसे खौफ भी महसूस हुआ। बॉस, आप यहाँ देखिए ना, क्या कमाल की चीज मिली है। उनमें से एक लड़का बोला, जाओ तुम लोग यहाँ से, मुझे इस लड़की के साथ कुछ वक्त गुजारना है। उस सख्त लहजे में बोला। जी बॉस, लेकिन इसके बाद हमें भी मौका मिलेगा ना? उस लड़के ने गलीज निगाहों से देखते हुए कहा, नहीं, ये मेरे साथ मेरे फार्म हाउस में रहेगी, तुम लोग जाओ। वो बोला तो उन लड़कों ने के चेहरे उतर गए। वो चुपचाप बाहर निकले तो जैन ने दरवाजा बंद किया और उसके करीब आने लगा, मगर उसकी आंखों से जैसे लहू टपक रहा था। वो खौफ से जर्द पड़ गई। उसके करीब हाथा उस पर झुका और उसके लोगों से बेदर्दी से टेप उतार दी, तो वो हिचकियों से रोने लगी। हसर निगाहों से उसे देखते हुए पीछे हटा, और गुस्से से इधर उधर टहलते अपना गुस्सा ठंडा करने लगा। जिन्होंने तुम्हें छुआ है ना, उनका तो वो हशर करूंगा जो कि बात की बात है, लेकिन पहले मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ ये देखो। वो गुस्से से बोलता उसे बाजू से खींचकर अपनी मजबूत बाहों में भर गया। फिर वो इसकी लहू को नरमी से अपनी दस्तरस में ले गया, और वो इसकी गिरफ्त से निकलने के लिए तड़प रही थी। फिर जैसे ही उसने उसे छोड़ा तो वो हिचकियों से रोती जमीन पर बैठ गई। मेरे अंदर कितनी आग लगी है तुम्हें यहाँ देखकर, इसका शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अगर यहाँ मैं ना पहुंचता तो क्या होता तुम्हारे साथ?
उसके करीब बैठते हुए बाहरी नजीम बोला। तो उसने शिकवा किना निगाहों से उसे देखा। उस शख्स के लिए दिल ही दिल में तड़पती थी, मगर आज वो मिला तो एक गुंडा माफिया बनकर। उसका ये रूप देखकर उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी। जैनी, सैनी किधर हो तुम? बाहर से रोहमा की आवाज आई। तो जैनी तेजी से दरवाजे की तरफ भागी। जब दरवाजा खुला तो जैन ने पिस्टल का रुख उनकी जानिब किया। चुपचाप मेरे साथ यहाँ से बाहर चलो। वो पास ही आकर खड़ा कर मिला और फिर उन्हें लेकर बाहर आया। गाड़ी में बैठते ही रेस्टोरेंट पर कुछ करने लगा और दूसरी तरफ से आरिफ की आवाज सुनाई दी। आरिफ, जैन बात कर रहा हूँ, लोकेशन भेज रहा हूँ, वहां मिलो मुझे। वो बोला, फिर अंधाधुंध गाड़ी उड़ाता एक जगह पर जाकर रुक गया। निकलो गाड़ी से, वो झुक कर बोला। और वो दोनों बाहर निकली तो आरिफ का रंग मुतगैर हो गया। किस किस्म के एसीपी हो तुम? इतना मुझे पता कि तुम्हारे घर की खवातीन इस वक्त कहाँ और किस हाल में मौजूद है। जैन सर्द लहजे में बोला। खबरदार मेरे भैया को कुछ बोला तो। वो जल्दी से आरिफ का बाजू थामकर बीगी बिल्ली से शेर बन चुकी थी। चुप रहो, आरिफ ने कहा। भैया, आप इनके बारे में जानते नहीं हैं। ये अच्छे इंसान नहीं है। आपको पता है, ये माफिया से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी भी की है। वो रूहान सी होकर बोली थी। जाकर गाड़ी में बैठो तुम दोनों, वो सर्द लहजे में बोला। तो दिल महसूस कर उनकी जीप पे जाकर बैठ गई। कुछ देर के बाद उनसे बात करता रहा और फिर हाथ मिलाकर वापस आया। तो रहीमा ने उसे नागौरी से देखा। मैंने तो सुना था कि तुम बहुत बहादुर ऑफिसर हो, मगर एक गुंडे के सामने आज झुक गए। वो तरक कर बोली तो खुलासे तौका चुप रहा। फिर गाड़ी को अंधाधुंध दौड़ाता वो घर आया और रहमा को बाजू से खींचकर अंदर लाकर जोर से सोफे पर पटका। तो सामने सोफे पर बैठे हारून शाह को देखकर चौंकी। ये क्या बदतमीजी है? ये कैसा सलूक कर रहा है मेरी बेटी के साथ? हारून शाह तरफ उठे। आपकी बेटी के साथ वही सलूक कर रहा हूं जो ये डिजर्व करती है। इसकी हिम्मत कैसे हुई क्लब में मेरी बहन को लेकर जाने की? अरे, तो अपनी बहन को लगाम डालता। मेरी बेटी पर कोई इल्जाम लगा रहे हो? मेरी बेटी से जबरदस्ती थोड़ी ना लेकर गई होगी, अपनी रजामंदी से गई होगी वो। और तुम इतने बहकमस मत मानो। तो तवाइफ के बेटे हो तुम। शट अप, जस्ट शट योर माउथ। उनकी बात काटते हुए चीख उठा। ये तरबियत की है तुम्हारी बीवी ने? सैयदजादी होती, इसे तमीज सिखाती। हारून शाह तरक कर बोले। आपकी बीवी तो सैयदजादी थी ना, और आपके तो खून में मिलावट भी नहीं थी। मगर आपके बच्चे तो हर हर हद पार कर रहे हैं। आपकी बेटी तो इस कदर बेहया है कि इसे अपनी बीवी कहते मुझे शर्म आ रही है। और आपका बेटा जो कर चुका है ना, वो बता दिया आपके पैरों तले से तो जमीन निकल जाएगी। वो तरक कर बोला। क्या किया मेरे बेटों ने? हारून शाह चीख उठे। रहने दीजिए, कुछ पौधे ना ही खुले तो अच्छा होता है, क्योंकि सिर्फ दुख देती है वो। और मेरी तरबियत ऐसा नहीं है कि मैं ये दर्द दूं। मगर ये हाथ जुड़े हैं मुझसे। बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने आपकी बेटी को पाना चाहा, मगर अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। मैं इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आप इसे लेकर जाइए, और जब कहेंगे डिवोर्स पेपर भेज दूंगा। उस स्पॉट लेजे बोला तो रहीमा ने उसे खाली खाली निगाहों से देखा। हाँ, लेकर ही जाऊंगा। मैं तो पहले इस रिश्ते को नहीं रखना चाहता था। चले रूही, अभी मेरे साथ। हारून शाह ने कार से बाजू से खींचकर वहां से निकलते चले गए। मामून और फातिमा रोकने के लिए पीछे जाने लगे तो इनके सामने खड़ा हो गया। नहीं बाबा मामा, आज बिल्कुल नहीं। आज बस, आज जैन ना होते तो ना जाने हमारी जैनी के साथ क्या हो जाता। वो रोते हुए जैनिया को देखकर बोला। वो बहुत बुरा है, बहुत। और आपने उसकी वजह से मेरी भाभी को निकाल दिया। सारा कसूर मेरा था। मैंने ख्वाहिश की थी जाने की। वो नम लहजे में बोली और फिर रोते हुए अपने कमरे में जाने की जानिब बढ़ गई। अब कुछ देर के बाद वो अपने कमरे में आया और गिरने के से अंदाज में सोफे पर बैठ गया और एक आंसू निकलकर उसकी कनपटी में जज़ब हो गया। वो 20 दिन से हवेली आई थी और वो पूरी रात एक पल के लिए नहीं सो पाई थी। उसे अपनी जिंदगी से निकाल चुका था। उसे यकीन ही नहीं आता था। सुबह से दाई माँ कई बार कमरे में आकर उसका खाना खाने के लिए कह चुकी थी, मगर वो बाहर नहीं गए। अब तो कुछ देर के बाद बाहर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी तो जल्दी से बाहर निकली तो लाउंज में सब जमा थे और हारून शाह सब पर चिल्ला रही थी। मुझे शर्म आ रही है तुम लोगों को अपने बेटे कहते हुए। तुम लोग सब के सब अभी इसी वक्त हवेली से निकल जाओ। और उनकी बात पर वो साकित रह गई। फिर वो तेजी से नीचे आई तो सब लोग उसकी तरफ देखने लगे और उसकी बड़ी भाभी उसकी तरफ पड़ी और उसके मुंह पर थप्पड़ मारने ही वाली थी कि हारून शाह ने दहाड़ कर उसे रोका। हाँ, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रहा था। बताइए,
इसकी बेबाक क्यों बर्दाश्त करते, हमारी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। हमने कोई दौलत जायदाद के लालच में इसे मरवाना नहीं चाहते थे, हम इसीलिए इसको मरवाना चाहते थे ताकि ये बदनामी का दाग हमारे सर से उतर जाए और ये सुख का सांस ले। जब इसकी रुखसती हुई और हमें लगा कि हम लोग फिर सुकून से जी पाएंगे, मगर ये बदनामी तो हमारा मुकद्दर बन चुकी है। लेकर क्यों आए आप इसे? और आप हमें हवेली से निकाल नहीं सकते, क्योंकि बड़े भाई जान अब बड़े सरकार है। और हाँ, अगर उसने खुद को ना संवारा तो बड़े भाईजान इसे काड़ी से काड़ी सजा सुनाएंगे और सरेआम मौत मिलेगी। उसका मंजला भाई तनफ्फुर बड़े लहजे में बोला था, तो उसके आंसू टूट कर रुखसार पर बहने लगे। उसे खुद से आज शर्म आने लगी कि वो क्या करती रही है, और उसके भाई उसे मारने पर तुल गए। मगर आफरीन थी आरिफ शाह पे, जो कि उसकी हर बदनामी के बावजूद उसे अपना कर सुधारना चाहता था। मगर वो तो उसकी बहन को बर्बाद करने चली थी। चाहे अनजाने में से उल्टे पांव पलटी और दौड़ती हुई अपने कमरे में आकर खुद को बंद कर लिया। फिर कुछ देर के बाद वो उठी और उसने कांपते हाथों से रिसीवर उठाकर आरिफ के घर का नंबर मिलाया। तो दूसरी तरफ से कुछ देर के बाद कॉल उठा ली गई। हेलो, आरिफ शाह स्पीकिंग। दूसरी तरफ से उसकी गंभीर आवाज गूंजी। तो हिचकियों से रोने लगी। क्यों फोन किया है, क्या चाहिए? दूसरी तरफ से कठोर बनकर बोला, मुझे माफी। वो बामुश्किल बोली तो दूसरी तरफ से एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर उसने कॉल काट दी और रिसीवर सीने से लगाए तरफ तरफ कर रो दी। और उसके यूं रोने पर आरिफ तरफ उठा, मगर उसे माफ करने का बिल्कुल इरादा नहीं रखता था। उस रात के मुतालिक सोच कर कभी लड़सड़ा जाता था। आज वो थका थका सा घर पहुंचा तो हारून शाह अंदर बैठे हुए थे। वो हैरानी से उन्हें देखने लगा, जो कि बरसों के बीमार लग रहे थे। वो सलाम करता उनके पास जाकर बैठ गया। वो हाथ जोड़े पूट पूट कर रो दिए। उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। मैं एक बेबस बदनसीब बाप हूँ और कमजोर भी, लेकिन मेरी बेटी को जिंदा तुम रख सकते हो, क्योंकि इसकी तो तुम सगे भाई और इसकी जान के दुश्मन बन बैठे। मेरी बच्ची बहुत टूट गई है, प्लीज हो सके तो उसे अपना लो, और नहीं भी अपनाना तो इस घर में से रहने दो। कम से कम वो जिंदा तो रहेगी ना। उसे बोलते हुए हलक में आंसू का घोला सा भरा था। फिर वो कुछ देर बैठने के बाद रूम में आया तो बेड पर लेटी थी और इन 22 दिनों में वो बेहाल हो चुकी थी। और उसे देखते ही वो उठकर आई और उसके सीने से लगी तरफ तरफ कर रो दी। वो साकी तो जामिद सा खड़ा था और उसकी हर हर आंसू दिल पर गिर रहा था। फिर वो उसे मुश्किल चुप करवाते बेड पर लेटा के उसके पास बैठ गया। वो ज़हनी तौर पर इस कदर थक चुकी थी कि अपनों की नफरत और पछतावों से वो घंटों एक ही पोजीशन में बैठी रहती और न जाने क्या सोचती रहती। ज़ैनिया, फातिमा सब इसे खुश रखते थे और वो खुद भी इससे बात करता, मगर उससे निगाहें तक नहीं मिला पाती थी। आज घर में गहमा गहमी थी। कमिश्नर खावर फैमिली समेत आए हुए थे और जैन काफी अरसे के बाद आया था, तो सब किचन में मसरूफ थे सिवाय जैनिया के। वो तो खुद को कमरे में बंद हुए थे। फातिमा और रोमा ने डाइनिंग हॉल में बर्तन रख दिए थे। ऑफिस से तैयार होने का कहकर जैनिया को तैयार करने को कहा और अपने कमरे में आई तो आरिफ फोन पर मसरूफ था। वो उंगलियां चटकाते हुए पास आई। वो जैनिया को बता दीजिए कि जैन साहब सीक्रेट एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। वो बहुत अफसुर्दा है और उसे लगता है कि वो एक गुंडे है। वो आहिस्ते से बोली। उसे गहरी निगाहों से देखता हाथ से थामे करीब कर गया तो हैरानगी से उसे देखने लगी। बहुत अच्छा लग रहा है, तुम खुद को संभालते हुए सबकी खुशी में खुश हो, और यही मेरी रूही है। उसकी डोरी से थामते हुए बोला। उसके सीने पर सर रखे रो दी थी। अब जितना मर्जी रो लो, आज रात तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। उसके कान के लोगों को लबों में दबाते हुए बोला तो मजीद शिद्दत से रोने लगी और वो इसे खुद में भींच गया और वो इससे अलग होती कपड़े चेंज करने चली गई। और वो तैयार होकर जैनिया के रूम में आई और उसे ड्रेस निकाल कर तैयार होने को कहा तो रोती पीटती तैयार होने लगी। फिर कुछ देर के बाद मेहमान आ चुके थे। वो इसे लेकर बाहर आई तो जैनिया जैन को देखकर थम गई। वो इस कदर हैंडसम लग रहा था। उन्हें देखते हुए तरामन उठ खड़ा हुआ और उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई और साथ कनखियों से उसे देखने भी लगी थी, जो कि बहुत बड़ा अच्छा बना ममनून शाह से बात कर रहा था। मुनाफिक, गुंडा मवाली। वो बड़बड़ाई तो फारी ने चौंक कर से देखा। कौन मुनाफिक, गुंडा मवाली? फारिया ने पूछा तो वो चौंक कर से देखने लगा और फिर धीमा सा मुस्कुरा दिया। अरे जैनी बेटा, जाओ जैन को ले जाओ और रूम दिखाओ। साइका बेगम ने कहा तो वो मजबूरन उठ खड़ी हुई और अपने कमरे में आई तो उसके अंदर आते उसकी कमर में हाथ डाले अपने करीब कर लिया। छोड़िए मुझे, वरना मैं चिल्लाकर सबको बता दूंगी। वो गुस्से से बोली, क्या बताओगी कि मैं एक गुंडा मवाली हूँ?
वैसे अपने भाई पर तो यकीन कर लो, अगर वो तुम्हारी जिंदगी में मेरे मुझे आने दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुमने समझा। उसकी थोड़ी सी थामते हुए बोला, जी हाँ बिल्कुल, और तुम्हें जैन साहब से ज्यादा परफेक्ट कोई इंसान नहीं मिल सकता। ये मेरे भी चीफ है और एक स्पेशल केस को हैंडल करने के लिए एक सीक्रेट एजेंट बने हुए थे। अगर उस दिन ये वहां पर ना होता तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। थैंक गॉड कि ये वहां पर थे। आर्य भी अंदर दाखिल होते हुए कहा, तो इसके हिसार से निकलने कर थोड़ी सी दूर ही जो भी थे, ये आप जानते हैं ना, मेरे साथ वहां ये क्या सलूक कर रहे थे। और इन्होंने मेरे वो बात करते करते रुक गई और जल्दी से जैन की तरफ देखा, जो कि कभी कभी मुस्कुराहट से देख रहा था। क्या किया था? मैंने पहले जरा खुलकर बताओ। ये किया था? वो कहते उसे बाहों के इशार में लेता, उसके रुखसार पर नब रख किया। जैनिया शर्म से सुर्ख हो गई। यू कैरी ऑन गाइस, मैं तो जा रहा हूँ अपनी बीवी की हेल्प करने। आरिफ ने कहा और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद वो गुस्से से खुद को छुड़ाने लगी और वो संजीदगी से उसे देख रहा था। आप जानती हैं उस दिन आपको इस हालत में देखकर क्या हालत हुई थी मेरी? एक शौहर के दिल पर क्या बीतती है जब कोई मर्द उसकी बीवी को छूता है। मैं जानता हूँ कि आप इस दिन मेरे गुस्से की वजह से काफी ज्यादा डिस्टर्ब रही है और नाराज भी, बट अगर खुद को मेरी जगह रखे और इस तरह मैं किसी गैर औरत के साथ करूँ तो क्या फील करोगी आप? मेरी जान ही निकल गई थी और मैं इस वक्त खुद पर कैसे काबू पाता। मैं जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है कि मैं उसे अपनी बाहों में बड़े को बोलता हुआ जा रहा था। क्या मेरा क्लब जाना गलत था? कि मैं वहां बेहूदगी करने गई थी? सिर्फ हाई टी पर ही गए थे और मुझे क्या पता था कि वहां ये सब भी हो सकता है। वो नम लहजे बोली, कुछ भी गलत नहीं था, मगर आपका यूं अकेले जाना गलत था। आपने अपने भाई से कहती उनसे ख्वाहिश जाहिर करते थे आपको इस तरह जाना है। मुझे उम्मीद है कि आरिफ कभी भी आपको इस ख्वाहिश को कभी भी नहीं डालता। तो वो जल्दी से बोला, मैंने एक दो बार जिक्र किया था मगर मामा इस चीज को पसंद नहीं करती। वो कहती है कि क्लब अच्छे नहीं होते। वो सर झुकाए बोली, उनकी बात काफी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन अब जो क्लब बने हैं उनमें चाहे सरेआम फहाशी नजर ना आए मगर उनके अंदर भी कुछ न कुछ गलत काम हो रहा होता है मेरी जान, और मैं इसी खोज में लगा हुआ हूँ। एक लड़की की इज्जत बहुत कीमती होती है, इसे माँ बाप सील सील कर रखना चाहते हैं और हर कदम बहुत सोच समझ कर लेने को कहते हैं। मैं जानता हूँ कि उस दिन जो भी हुआ उसमें आप कहीं की आपकी कोई गलती नहीं है। आप मासूम हैं, मगर हम लोग जो बाहर रहते हैं हमने ये सब देखा होता है, इसलिए हमें ये सब मालूम है कि ये सब गलत है। एक लड़की की इज्जत अब कहीं महफूज नहीं रही, इस कदर हालात खराब हो गए हैं। पता है मैं जिस गैंग के पीछे हूँ वो लोग लड़कियां सप्लाई करते हैं और कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी की लड़की को कोई लड़का फंसा कर वहां क्लब में लाता है और वो लोग उसे बेच देते हैं। अगर कोई काम की ना हो तो उसके आज़ाद निकाल कर बेच देते हैं। मैं पिछले कई महीनों से इसी केस के सिलसिले में बेस बदल बदल के जा रहा हूँ और देखिए आपसे वहां मुलाकात हुई। मैं तो किस हाल में किस दिन डिस्टर्ब रहा और बस फिर मैंने आपसे मिलने का फैसला किया। वो बोलता जा रहा था, आप कौन सा मुझसे मोहब्बत कहते हैं? आपको क्यों मेरी फिक्र होने लगी? आपको तो शायद याद भी नहीं कि हमारा निकाह हुआ है। वो नम लहजे में बोली तो अपनी पॉकेट से एक मखमली केस निकालता उसका हाथ थामकर उसमें रिंग पहनाने लगा। हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी, उसके कान में बोला तो भी की नजर से देखने लगी। मैं बहुत सिंपल सा बनता हूँ, तू मुझे पसंद आई, मैंने मामा से कहा रिश्ता लेकर चाहिए, निकाह करवाइए मेरा। मगर मैं तुम्हें भी किसी किस्म का डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए कभी भी तुम्हें फोन नहीं किया। मगर आपकी भाभी जान ने बताया कि आपको इस बात का बहुत दुख है कि मैंने तुमसे किसी कभी बात ही नहीं की। तो आज की बात ऐसा नहीं होगा और आपसे तुम तक को सफर तय कर चुका था। वो खुशी से उसके सीने से लगी रोती और वो हल्का सा मुस्कुराकर उसे खुद में समेट गया। बाहर खड़े आरिफ और रोहिमा उन्हें नम आंखों से देखते दिल ही दिल में उनकी दायमी खुशियों की दुआ कर रहे थे। फिर मेहमानों के जाने के बाद आरिफ और आयमा ने जबरदस्ती फातिमा को रूम में भेजा और वो दोनों मिलकर किचन में समेटने लगी। और साथ ही वो शरारत से कभी उसके मुंह पर कस्टर्ड और कभी सालन लगाता तो रोहिमा चिढ़कर उसका साबुन वाला हाथ लगा देती और फातिमा ने नम आंखों से उन्हें देखा और फिर मामूल की जानिब पड़ गई जो किसे पुकार रहे थे। किचन समेटने के बाद आरिफ ने उसे गोद में उठाया और कमरे में ले आया। छोड़िए आरिफ, मुझे कपड़े चेंज करने हैं, उसकी बेबाकियों पर सुरख होते हुए बोली। तो नफी में सर हिलाते उसे खुद में भेजता उस पर
हक जताता चला गया।